नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती। राज्यपाल से मुलाकात कर हरीश रावत ने मांगा बहुमत साबित करने का मौका। बीजेपी ने कहा सभी विकल्प खुले। दिल्ली विधानसभा में 2016-17 का बजट पेश। कोई नया कर नहीं, कपड़े, घड़ियां और मिठाइयां सस्ती। एमसीडी को 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन। हैदराबाद विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ के आरोपियों को राहत। 5000 के मुचलके पर 25 छात्रों और 2 शिक्षकों को जमानत। कांग्रेस सांसदों की कल राष्ट्रपति से मुलाकात। तिरसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान। अमिताभ बच्चन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, कंगना बनी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। बाहुबली को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। और पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार ने लगाया गोता। सेंसेक्स 371 और निफ्टी 101 अंक टूटा। 5 हफ्तों में सबसे बड़ी गिरावट। और सबसे पहले पहली खबर। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद आज हरीश रावत ने विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलकर बहुमत साबित करने का मौका देने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस की राज्य सरकारों को गिराने में जुटी हुई है। उधर राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका पर कल सुनवाई होगी। दूसरी ओर कांग्रेस के 9 बागी विधायक भी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने अपनी सदस्यता रद्द करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दे दी है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद कांग्रेस ने सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी। याचिका में दलील दी गई कि राज्य में कोई संवैधानिक संकट की स्थिति नहीं है। कोर्ट मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करेगी। कांग्रेस ने बीजेपी पर दूसरे राज्यों में उनकी सरकारों को गिराने की कोशिश का आरोप लगाया है। But the Honorable Court will start hearing the case again from tomorrow. हमने इसको अरुणाचल प्रदेश में देखा है, किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने वहां क्या किया। हम फिर से दोहराते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड में क्या किया। और ये बात नहीं, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में तमाम प्रयास इस सरकार के हिमाचल प्रदेश में रहे कि उस सरकार को भी गिराने की बात करेगी। उधर उत्तराखंड में देहरादून में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 34 विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे विश्वास मत हासिल करने का मौका देने की अपील की। उन्होंने विधानसभा से विनियोग विधेयक को पारित होने का दावा भी किया। विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत का फैसला हो जाता, लेकिन हमको और उत्तराखंड की विधानसभा को षड्यंत्रपूर्ण तरीके से उस बहुमत को सिद्ध करने के अवसर से वंचित किया गया है। ये हमारे सदन का अपमान है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, लेकिन अभी विधानसभा भंग नहीं हुई है, इसलिए राज्य में नई सरकार बनने की गुंजाइश बाकी है। बीजेपी नई सरकार बनाने और चुनाव में जाने दोनों ही विकल्पों पर विचार कर रही है। मौका मिलेगा तो देखेंगे। उत्तराखंड की जनता चाहेगी कि सरकार बनानी चाहिए तो बनाएंगे। अगर जनता चाहेगी तो वोट करना चाहिए तो हम वोट में जाएंगे। बीजेपी ने राज्य में धारा 356 के इस्तेमाल को सही करार दिया है। Failed finance bill. It was a constitutional mandate. Otherwise, you cannot spend any money. And the bill is defeated on the floor of the House, and it is declared as if it has been passed. It's a fraud on the Constitution. And then there was horse trading. Horse trading was caught on camera, Chief Minister himself. And thirdly, there was a complete breakdown of Constitution. And surprisingly, the Speaker, in order to save the government, disqualifies the MLAs one day before the voting. 28 मार्च को उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार को विश्वास मत हासिल करना था, लेकिन रविवार को ही केंद्र ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। उत्तराखंड में राजनीतिक संकट उस वक्त शुरू हुआ जब 70 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस के 36 में से 9 विधायक बागी हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उत्तराखंड की सियासत पर तफसील से बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने राजनीति को देखा है, उत्तराखंड की बहुत करीब से आपने राजनीति को देखा है। क्या लग रहा है इस वक्त, कहाँ जा रही है पहाड़ की राजनीति?
क्या राष्ट्रपति शासन की तरफ जाएगी, चुनाव होंगे, नहीं होंगे, क्या क्या स्थिति लग रही है? देखिए, एक तो जो वर्तमान जो राजनीतिक टकराव हुआ है, जो सियासी टकराव हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में 15 साल तक दोनों पार्टियां उत्तराखंड में शासन कर रही हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ इन 15 सालों में बजाय चर्चा उन पिछड़े जिलों की, विकास की, वहाँ मूलभूत समस्याओं की, वहाँ आपदाओं में लोगों को तत्काल राहत हो, रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी हो, इस तरह की कोई अस्थायी व्यवस्था हो, वहाँ पर जो अस्पताल हैं, वहाँ शिक्षा की जो बदहाली है उस पर कोई चर्चा हो, लोगों का करियर शक्ति बढ़े, कोई स्किल डेवलपमेंट की बात हो, कोई रोजगार की बात हो, पलायन जिससे रुके। ये विडंबना है कि राज्य बनने के बाद वहाँ से पलायन हुआ है, तेजी से राज्य बना और पलायन तेजी से हो गया। और जो लोग उत्तराखंड के लोग नहीं हैं, जो लोग वहाँ से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो लोग देश के दूसरे हिस्सों से अपना भविष्य बनाने के लिए उत्तराखंड जा रहे हैं। और जिन लोगों के लिए उत्तराखंड राज्य बना है, वहां के लोग अपना भविष्य बेहतर करने के लिए उत्तराखंड से माइग्रेशन कर रहे हैं। ये तो मुझे लग रहा है देश की जो योजना बना रहे हैं, नीति आयोग यहाँ नई सरकार ने बनाया है, उनको इस पर गंभीरता से मंथन करना चाहिए। और सबसे बड़ा संकट का सवाल है कि वो चीन के बॉर्डर से जुड़ा हुआ राज्य है, सीमांत इलाका है, और गाँव के जो लोग, गाँव में जो सुदूर गाँव में जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो लोग, जो गाँव है, सरकार को, भारत सरकार जो दिल्ली में बैठी है, इनको जाकर के सर्वे करना चाहिए कि वो गांव के गांव खाली हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि वो हालत होगी कि कारगिल की लड़ाई में जैसे हुआ था कि गांव खाली हो गए, पाकिस्तान घुस आया। तो अगर सीमाई क्षेत्रों में इस तरह की राजनीतिक स्थिरता होगी, बेसिक मुद्दा है विकास का। 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शासन ने वहां के विकास की जो मॉडल है, वहां का विकास का जो एक जिसको कहते हैं कि एक परसेप्शन क्या होना चाहिए विकास का, वो उस पर चर्चा नहीं हुई। 15 साल में वहाँ राजधानी आज तक तय नहीं हुई है। 15 साल में ये तय नहीं हुआ कि यहाँ की हिल में एजुकेशन को, गुणवत्ता को कैसे बेहतर बनाया जाए। घोषणा जो सरकार आती है, पूरी घोषणाएं करती है। सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि 15 साल में भ्रष्टाचार के, घोटालों के किस्से गांव गांव में लोगों की जुबान पर हैं, और जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जनता ने वोट दिया है, वो मालामाल हो गए हैं। जनता गरीब हो गई है, बदहाल हो गई है, वो माइग्रेशन कर रहे हैं, नेता मालामाल हो गए। जनता ने सर इन सबसे निजात पाने के लिए एक सरकार को चुना। फ्रैक्चर्ड मैंडेट आप कह सकते हैं एक तरह से, पूरा नहीं था, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई गई। लेकिन एक वक्त था कि लग रहा था कि 5 साल कम से कम हरीश रावत सरकार, कांग्रेस सरकार जो है वो पूरा करेगी। लेकिन ये बीच में ये अचानक से, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई साहब, हालांकि बीजेपी कह रही है कि हम तो जो बाजार की तरह बिक रही थी सरकार, उसको बचाने के लिए हमने जो इस तरह का कदम उठाया है। आपको क्या लग रहा है अब इस वक्त किस दिशा की तरफ जाएगी? जो मेरा मूल सवाल था, क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन बरकरार रहेगा, अभी चुनाव हो सकते हैं, या ये होगा कि साहब 1 साल जो भी बचा हुआ है कार्यकाल, उस पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और उसके बाद चुनाव कराए जाए? क्या आपकी राजनीतिक समझ कहती है इस पर? देखिए, आपने बोला कि एक निर्वाचित सरकार, आपने यहाँ से शुरू की, कांग्रेस की एक निर्वाचित सरकार थी। निश्चित कोई इसमें संदेह नहीं है कि निर्वाचित सरकार नहीं थी। बड़े पिछला जो 2012 का जो चुनाव हुआ था, उसमें 1 सीट से भारतीय जनता पार्टी आगे थी। ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रचंड बहुमत मिला हो। वहाँ के जो मुख्यमंत्री बने विजय बहुगुणा, उन्होंने बीजेपी के एक MLA को खरीदा, उसको अपने साथ शामिल कर लिया, वो सीट वैकेट हो गई, फिर इन्होंने वहाँ चुनाव लड़ लिया, 1 सीट 32 से 33 हो गए। उसके बाद इस तरह से बाई इलेक्शंस में बीजेपी वाले हारे, वो उसके बाद ये इन्होंने एक सिंपल बहुमत 35-36 के आंकड़े पर ही लोग आ गए। यहाँ जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, वो घटनाक्रम ये हुआ है कि उसको ये कह सकते हैं, किसी शायर ने कहा है कि घर को लगी आग घर के चिराग से। आप वहाँ अगर कांग्रेस पार्टी में टूटन हुई है, कांग्रेस पार्टी में विद्रोह हुआ है, तो उसके लिए उसका जवाब राहुल गांधी के पास है, उसका जवाब सोनिया गांधी के पास है। और इन दोनों पार्टियां, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, ये नहीं देखते कि पर्वतीय राज्य है, यहाँ कोई ऑटोनॉमी वहाँ के लीडरशिप को होनी चाहिए। यहाँ मुख्यमंत्री 15 साल से दिल्ली में बैठ के बनता है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनता है। 2002 में जो चुनाव हुआ, पहला निर्वाचित चुनाव हुआ, कांग्रेस को बहुमत मिला, हरीश रावत के नेतृत्व में वहाँ चुनाव हुआ, वो पार्टी अध्यक्ष थे, उनको उनके दावे की अनदेखी करके नारायण दत्त तिवारी को राज्य पर थोप दिया गया। 5 साल तक नारायण दत्त तिवारी जी ने सरकार चलाई। उसके बाद वहाँ बीजेपी की सरकार आई, फैसला दिल्ली में जनरल खंडूड़ी को वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया गया, विधायकों को कहा गया ये आपके मुख्यमंत्री हैं।
तो ये जो दोनों पार्टी नहीं समझ जी पाई। उसके बाद अभी जो चुनाव हुआ, ये जनरल परसेप्शन था और हरीश रावत की दावेदारी थी, तो उनके दावेदारी की अनदेखी करते हुए विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये जो यहाँ जो शतरंज का खेल दिल्ली से होता है दोनों पार्टियों में, तो मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ा संकट का कारण इन दोनों पार्टियों का आला कमान है दिल्ली ये में। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली कि उत्तराखंड का जो संकट है वो दरअसल उत्तराखंड की सियासत का संकट नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत का संकट जी है, जी जी दोनों पार्टियों का। बिल्कुल। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है समय कि कम है जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय की बहुत कमी है, इसलिए यहीं पे इस चर्चा को विराम देना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थी आज की हमारी पहली खबर। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से घिरे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और उन्हें राज्य की राजनीतिक हालात की जानकारी दी। इस मुलाकात के दौरान पार्टी महासचिव और हिमाचल प्रदेश की प्रभारी अंबिका सोनी भी मौजूद थी। मुलाकात के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने में लगी हुई है। वहीं बीजेपी ने इसे वीरभद्र सिंह की ओर से सहानुभूति जुटाने की कोशिश करार दिया। बीजेपी वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कर्ज नहीं चुकाने वाली बड़ी कंपनियों पर सरकार और आरबीआई कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली में इंडिया इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने आज ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है और इसकी वजह कम महंगाई और विकास की ऊंची दर है। प्रधानमंत्री के मुताबिक देश में विदेशी निवेश बढ़ रहा है और मेक इन इंडिया में निवेशकों की रुचि का ये सबसे बड़ा सबूत है। We have reduced the deficit even while increasing capital expenditure. And the reduction has come despite an unprecedented steep cut in the centre's share of tax revenues in the award of the 14th Finance Commission. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने आज दूसरा बजट पेश किया। बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के लिए आवंटन को बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट पेश किया। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। कई सामानों पर से वैट 12.5% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे घड़ियां, कपड़े, जूते चप्पल और मिठाइयां जैसी वस्तुएं सस्ती होंगी। हमारी सरकार अतीत में जो कमान का, नियंत्रण का, बाजार में घुसपैठ करने वाली परंपरागत पद्धतियां थी सरकार चलाने की, उनसे अलग काम कर रही है और एक तरह से फैसिलिटेट कर रही है व्यापारियों को। दिल्ली सरकार ने 46,600 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। शिक्षा बजट करीब 9% बढ़ाकर 10,690 करोड़ रुपए किया गया है। वहीं स्वास्थ्य बजट में 16% का इजाफा कर 5,250 करोड़ रुपए कर दिया गया है। परिवहन पर दिल्ली सरकार 1,735 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नगर निगम का बजट करीब 1,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर 6,919 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दिल्ली के लोग 1,30,000 करोड़ रुपए का टैक्स केंद्र सरकार को देते हैं और उस 1,30,000 करोड़ के टैक्स में से जब दिल्ली की जनता का शेयर मिलने की बारी आती है तो वो पिछले 17-18 साल से 325 करोड़ रुपए अटका हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1,068 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वहीं सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए 1,381 करोड़ रुपए का बजट है। वहीं 10,000 करोड़ रुपए में आम आदमी कैंटीन खोले जाएंगे। आम आदमी का बजट है, आम आदमी के द्वारा, आम आदमी के लिए, आम आदमी का बजट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट के अंदर कोई भी चीज महंगी नहीं की गई है। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव रखा है।
इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वहीं बिजली सब्सिडी जारी रखने के लिए करीब 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। हरियाणा कैबिनेट ने आज जाट आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी। इसे विधानसभा के बजट सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। सत्र 31 मार्च तक चलना है। बिल में जाटों के अलावा जाट सिख, रोर, बिश्नोई और त्यागी भी शामिल हैं। इसके लिए पिछड़ा वर्ग में नई श्रेणी बनाई गई है। इन जातियों को शिक्षा और तीसरी और चौथी श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की योजना है। वहीं पहली और दूसरी श्रेणी की नौकरियों में 6% आरक्षण मिलेगा। जाट समुदाय ने इस सत्र में आरक्षण बिल पारित कराने की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर उन्होंने 3 अप्रैल से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के 25 छात्रों और 2 शिक्षकों को आज जमानत मिल गई। इन्हें 6 दिन पहले कुलपति अप्पाराव पोडले के कार्यालय और घर पर तोड़फोड़ करने का आरोप है। इन पर कोर्ट ने इन्हें सप्ताह में 1 बार पुलिस के सामने हाजिर होने का हुक्म भी दिया है। विश्वविद्यालय में आज से कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। 23 मार्च से यहाँ पढ़ाई बंद थी। छात्र अप्पाराव के 2 महीने की छुट्टी के बाद काम पर लौटने का विरोध कर रहे हैं। दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद कुलपति छुट्टी पर चले गए थे। विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कल कांग्रेस के सांसद राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। इतनी बड़ी घटना देखने के बाद और जिस तरह से बच्चों को मारा है, ये देखने के बाद हम कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलेंगे और एक डेलीगेशन उसमें सब एमपी रहेंगे। और अब बात 5 राज्यों के चुनाव की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने असम में कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा है। ठाकुआ में एक रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों से निपटने में नाकाम रही है। अमित शाह ने यह भी कहा कि कांग्रेस बांग्लादेशी घुसपैठियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करती है। बीजेपी अध्यक्ष ने बीते 1.5 दशक से सत्ता में मौजूद तरुण गोगोई सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो प्रदेश तरक्की के नए सोपान पर पहुंचेगा। अमित शाह ने समर्थकों से अपील की कि इस बार प्रदेश में सत्ता की कुंजी वो बीजेपी को थमाए। भूपेन दा का एक गाना, उसका हिंदी भावार्थ मैं बोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा, बोहाग में स्नान करिए और पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र पहनकर आइए। हमें बिहू के पहले चुनाव आया है। आसाम की जनता भूपेन दा की सलाह को माने। सोमवार को पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण की अधिसूचना भी जारी हो गई। 4 अप्रैल तक इस चरण के लिए उम्मीदवार अपने पर्चे भर सकेंगे, जबकि 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच पूरी होगी और 7 अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल के सभी 6 चरणों में सबसे ज़्यादा 62 सीटों पर इसी दौर में मतदान होना है, लिहाजा इस दौर को सबसे अहम माना जा रहा है। सभी पार्टियों ने यहाँ बेहतर प्रदर्शन के लिए अभी से पूरा जोर लगा दिया है। 21 तारीख को मध्य पश्चिम बंगाल की इन सीटों पर वोटिंग होगी। केरल चुनाव के लिए वामपंथी पार्टियों के मोर्चे ने सीटों का ऐलान कर दिया है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने सोमवार को सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा कर दी। 140 विधानसभा सीट वाले केरल में सीपीएम सबसे ज्यादा 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सीपीआई 27, जेडीएस 5, एनसीपी और केरल कांग्रेस डेमोक्रेटिक 4-4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इंडियन नेशनल लीग को 3 और 5 छोटी पार्टियों को 1-1 सीट दी गई है। केरल में 16 मई को एक चरण में सभी सीटों पर मतदान होना है। 22 अप्रैल से प्रदेश में नामांकन भरने का काम शुरू होगा। LDF-ൽ സീറ്റ് വിഭജനത്തെ സംബന്ധിച്ച പൊതുധാരണയായി. എന്നാൽ ജനതാദൾ, സെക്യുലർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില കക്ഷികൾ സീറ്റ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പൊതു തീരുമാനമെന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ സീറ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. पठानकोट आतंकी हमले की जांच करने आए संयुक्त जांच दल ने आज दिल्ली में एनआईए दफ्तर पर पहुंचे, जहां उन्हें हमले से जुड़े सबूत सौंपे गए। पाकिस्तानी जांच टीम में एक आईएसआई अफसर समेत 5 मेंबर हैं। मंगलवार को पठानकोट का वो दोबारा दौरा करने वाले हैं। खबर ये भी है कि जांच टीम एयरबेस के कुछ हिस्सों पर भी जाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि पठानकोट में आतंकी हमले की जगह एनआईए के कब्जे में है और वो जांच दल को वहां जाने का फैसला उसी को लेना है। वहीं कांग्रेस ने पठानकोट आतंकवादी हमले की जांच के लिए पाकिस्तानी संयुक्त जांच टीम की अनुमति देने पर सवाल उठाया है।
कांग्रेस का आरोप है कि इससे यह संदेश जाएगा कि भारत में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है। Prima facie, it appears to be a case of an accused investigating himself. Secondly, by allowing a Pakistani investigation team to visit and investigate, BJP government has for the first time distinguished and therefore recognized that Pakistani establishment does not have a role in perpetuating terror in India, more so in context of Pathankot terror attack. There is no permission granted for the joint inspection team to visit the airbase. We have specifically refused the permission for them to go anywhere in the airbase. However, an area where actual crime scene has taken place has been handed over long back to National Investigation Agency, who is conducting the investigation in crime. शेयर बाजार में आज पिछले करीब एक महीने से सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 371 अंक की गिरावट के साथ 25,000 से नीचे चला गया। 4 दिन की छुट्टी के बाद सेंसेक्स आज तेजी के साथ खुला, लेकिन दोपहर बाद इसमें तेज गिरावट भी देखने को मिली। निफ्टी भी 101 अंक गिरकर 7,700 अंकों से नीचे बंद हुआ। सबसे ज़्यादा घाटे में बैंकिंग शेयर रहे। SBI के शेयरों में 4% से ज़्यादा की गिरावट आई। एशियाई शेयर बाजारों में भी मिला जुला रुख रहा है। चीन के शेयर बाजार गिरकर बंद हुए तो जापान के बाजारों में तेजी दिखी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए 56 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने अविनाश कमलाकर दीक्षित, जगमोहन, यामिनी कृष्णमूर्ति, श्री श्री रविशंकर को पद्म विभूषण से नवाजा। उद्योगपति धीरूभाई अंबानी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हाफिज सोहराबजी कॉन्ट्रैक्टर, डॉक्टर BS हमदर्द, अनुपम खेर, PS मिस्त्री, साइना नेहवाल, विनोद राय, डॉक्टर AV रामाराव और D नागेश्वर रेड्डी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर M अन्नादुरई, मधुर भंडारकर, पुष्पेश पंत, अजय देवगन, मालिनी अवस्थी, दीपिका कुमारी और मोहम्मद इम्तियाज़ कुरैशी समेत 43 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साल 2015 के लिए 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आज ऐलान कर दिया गया। अमिताभ बच्चन को फिल्म पीकू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कंगना रनौत को फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 3 निर्णायक मंडलों ने सोमवार को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली को चयन सूची सौंपने के बाद इन पुरस्कारों की घोषणा की। अमिताभ बच्चन को फिल्म पीकू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं कंगना रनौत को तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में उनके शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया। कौन है वो जिसने 4 हफ्तों में वो कर दिखाया जो हम 4 साल में न कर सके। दोनों फिल्मों को सर्वश्रेष्ठ पटकथा और संवाद के लिए भी पुरस्कार दिया जाएगा। In this particular film, shown that any kind of role that he gets, he tackles wonderfully. There are times when there are other films and other characters and other actors, and sometimes they win. सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड संजय लीला भंसाली को फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए मिला। इसी फिल्म के लिए तन्वी आजमी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही बेस्ट कोरियोग्राफर, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार भी बाजीराव मस्तानी को मिला। लोगों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छे से चली, पॉपुलर अवार्ड्स मिले, लेकिन सबसे सोने पे सुहागा ये नेशनल अवार्ड है, तो और कुछ नहीं मांग सकता मैं ऊपर वाले से, उन्होंने सब कुछ दिया। विशाल भारद्वाज को तलवार के लिए सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए चुना गया। पिछले साल रिकॉर्ड कमाई करने वाली फिल्म बाहुबली को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा। दम लगा के हाइशा को बेस्ट हिंदी फिल्म और बजरंगी भाईजान को सबसे पॉपुलर फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा। पहली बार शुरू किए गए सबसे फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार गुजरात को दिया गया है। ये राज्यों में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बुलेटिन के आखिर में जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों के साथ।
केंद्र सरकार ने आधार कानून 2016 को अधिसूचित कर दिया है। विधेयक में सभी सरकारी सुविधाओं, सब्सिडी, सेवा का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता का प्रावधान है। 16 मार्च को आधार बिल को संसद से मंजूरी मिली थी। कोयला घोटाला मामले में स्पेशल कोर्ट ने JIPL के निदेशक RS रुंगटा और RC रुंगटा को दोषी करार दिया है। कोयला घोटाला मामले में यह पहला फैसला है। सजा का ऐलान 31 मार्च को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर रोक के मामले में एक जवाब देने के लिए सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वो पोर्नोग्राफी पर रोक के लिए क्या कदम उठा रही है। अगली सुनवाई 18 अप्रैल को। केंद्र सरकार ने मुंबई डंपिंग ग्राउंड में आग के मामले में जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कड़े कदम उठाने की बात कही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से बातचीत की जाएगी। एसीबी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल और 6 अन्य के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। छगन भुजबल को महाराष्ट्र सदन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में छगन के भतीजे और पूर्व सांसद समीर भुजबल को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कांग्रेस ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक सरकार पर राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बिमल सिन्हा की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। बिमल सिन्हा की 31 मार्च 1998 को हत्या कर दी गई थी। हालांकि जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सिन्हा के आत्महत्या करने की बात की। तमिलनाडु में मछुआरों की गिरफ्तारी के मामले में उनके संघ ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पिछले कुछ महीनों में श्रीलंकाई नौसेना ने कई बार भारतीय मछुआरों की समुद्री सीमा उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया। तालिबान ने अफगानिस्तान के नए संसद भवन पर रॉकेट से हमला किया। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अफगानिस्तान की नई संसद का उद्घाटन पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लोगों को जल्द ही अलग अलग इमरजेंसी कॉल्स के लिए अलग अलग नंबर डायल करने से छुटकारा मिलेगा। टेलीकॉम विभाग ने इसके लिए एक ही नंबर 112 की मंजूरी दे दी है। इसके जरिए लोग पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए एक नंबर डायल कर सकते हैं। मुक्केबाज MC मैरी कॉम एशिया ओलंपिक क्वालिफिकेशन राउंड के प्री क्वार्टर राउंड में पहुंच गई हैं। उन्होंने कजाकिस्तान की मुक्केबाज नजीम किस्बे को हराया। पूर्व एशियाई चैंपियन सरिता देवी भी जापान की टोमोको को हराकर अगले दौर में पहुंच चुकी हैं।